हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग ग्लोरियस। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। आज हम इस वीडियोस में क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर की इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें से सब टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 यानी कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। इससे पहले हमने द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास यानी कि कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इसकी इंफॉर्मेशन देखी है। और उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे यानी कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, और इसमें हमने उदारवाद के राष्ट्रवादी मायने क्या है आर्थिक क्षेत्र में, वाणिज्य क्षेत्र में, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस तरह से लिबरलिज्म चेंज हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन हमने देखी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। (1815) के बाद एक नया रूढ़िवाद। यूरोप के इतिहास में 1815 का साल एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 1815 में यूरोप का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट, जो सिर्फ फ्रांस का सम्राट नहीं बल्कि यूरोप का सम्राट माना जाता है, और 1804 से लेकर 15 तक लगभग 11 साल में उन्होंने फ्रेंच में नहीं बल्कि यूरोप में जो अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया है, एक यूरोप का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने नेतृत्व के जरिए सिर्फ फ्रेंच का ही नहीं बल्कि यूरोप का नक्शा ही चेंज किया था। ऐसा यह नेपोलियन बोनापार्ट लगभग 1815 में ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट अपने लाइफ में सिर्फ एक बार हार मान चुका है, और वही उसकी हार उसकी लाइफ की फर्स्ट एंड लास्ट पराभव माना जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की यह हार 1815 में हुई है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रेंच राजनीति में एक उदय हुआ है, और उन्होंने गणतंत्र को उन्मूलन करके वहाँ पर निसंदेह राजतंत्र प्रस्थापित किया है। 1804 से लेकर 1815 तक यूरोप में जो राजशाही सत्ता थी, कई सारे राजाओं का पराभव करके उनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का अंत 1815 में वाटरलू के युद्ध से हुआ है। उस युद्ध के बारे में तो नहीं, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के बाद यूरोप में रूढ़िवाद एक नया कैसे निर्माण हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। आपको मालूम है कि फ्रांसीसी क्रांति जब 1879 में हुई है, तब उससे पहले ही फ्रांस और यूरोप में रूढ़िवाद था, जिसे हम निरंकुश राज सत्ता कह सकते हैं, कंजर्वेटिज्म कह सकते हैं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने राजतंत्र प्रस्थापित करके भी उन्होंने कुछ नए सुधारना लाए थे। समाज में ऐसे सुधारना उन्होंने लाए थे जो फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में पहले ही बार शुरू किए हुए थे, और इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट एक
रूढ़िवाद के लिए एक प्रेरणा स्रोत, मॉडल या आदर्श बन चुका था। वो कैसे है, यही हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। चलो देखो, 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो चुकी है, यानी कि नेपोलियन का पराभव 1815 में हुआ है। इतना बलाढ्य सम्राट, लगभग यूरोप का ये लास्ट सम्राट मोनार्किस माना जाता है, और यूरोपीय सरकारें बाद में रूढ़िवाद से प्रेरित हुई है। रूढ़िवाद जिसे हम कंजर्वेटिज्म कह सकते हैं, यानी कि यूरोपीय जो सरकार है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन जिन राजाओं का पराभव किया था वो दोबारा राज्य सत्ता में आने के लिए उत्साहित हो चुके हैं, प्रेरित हो चुके थे। और रूढ़िवाद जिसे हम कंजर्वेटिज्म कह सकते हैं, रूढ़िवाद सरकारें जिसे हम मोनार्किस कह सकते हैं, राजतंत्र भी कह सकते हैं, लेकिन रूढ़िवाद ये ऐसे कंसेप्ट या संकल्पना है जिसका अर्थ समाज के स्थापित परंपराएं बरकरार रहे, जिसे हम ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं। ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस बरकरार रखने चाहिए, ऐसे विचार को एक रूढ़िवाद माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बताया है कि जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीच और संपत्ति जिसे हम प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। मतलब समाज का जो राजतंत्र है वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आनी चाहिए, ऐसे ही राजतंत्र बरकरार रखना चाहिए। जो चर्च है, आपको मालूम है कि फ्रांसीसी समाज के क्रांति के पूर्व किस तरह से समाज का विभाजन हुआ था, डिवाइडेशन हुआ था। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को जो अधिकार या पावर मिले थे वो ऐसे ही उनको पावर मिलने चाहिए थे, और उनको ही समाज में उच्च स्थान या दर्जा या मिला हुआ था, उनके पास प्रॉपर्टी थी, और इसीलिए उनको ऐसा लग रहा था कि हमारा राजतंत्र, हमारी चर्च, हमारे समाज का उच्च स्थान या दर्जा और हमारे पास की जो प्रॉपर्टी संपत्ति है वो ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए। लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोग थे जो क्रांति के पूर्व दौर में वापस नहीं जाना चाहते थे। कुछ रूढ़िवादी लोग ऐसे थे जो समाज के जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो बनाए रखने के लिए प्रेरित थे, लेकिन ऐसा ही रूढ़िवाद उनको नहीं चाहिए था जो क्रांति के पूर्व 16th लुई के दौर में था, और इसलिए रूढ़िवाद चाहकर भी क्रांति के पूर्व दौर में वो वापस नहीं जाना चाहते थे। नेपोलियन बोनापार्ट का जो 1804 से लेकर 15 तक फ्रांस में नहीं बल्कि यूरोप में ये जो साम्राज्य विस्तृत हुआ था, उस दौरान उसने कुछ नए परिवर्तनें लाई थी, और इस परिवर्तन की इंफॉर्मेशन हमने फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार इस पॉइंट में देखी है। लगभग 10 सुधारना, 10 परिवर्तन ऐसे थी जो नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू की थी, जो यूरोप में पहले ही बार शुरू हो रही थी, और नेपोलियन बोनापार्ट ने जो परिवर्तन या सुधारना शुरू किए थे उसको नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। वो जो 10 पॉइंट है ये हम यहाँ जिक्र नहीं करने वाला हूँ, लेकिन उनमें से एक है विशेषाधिकार की समाप्ति, यानी कि प्रिविलेजेस बाय बर्थ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को जो मिले थे, जब तक उन विशेषाधिकारों की समाप्ति नहीं होती तब तक कानून के सामने सबकी बराबरी नहीं आ सकती, ऐसा मानने वाला एक उदारवादी राष्ट्रवादी जिसे हम मिडिल क्लास कह सकते हैं, इनकी थी। और अब नेपोलियन बोनापार्ट तो नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने सुधारना या परिवर्तन करके जो प्रशासन में एक कुशलता लाई थी, ऐसे ही कुशलता एक नए रूढ़िवाद के लिए आवश्यक लग रही थी, और
उनका यह विचार था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र को मजबूत बनाने में सक्षम है। यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ये भी डेमोक्रेसी को नहीं मानने वाला था। जब वह सत्ता में आया तो डेमोक्रेसी को निसंदेह उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया है। और इसलिए उन्होंने राजतंत्र प्रस्तावित किया, लेकिन उन्होंने जो समाज में परिवर्तन लाए हैं उन परिवर्तनों को मानकर समाज ने उनके अधिकार को भी माना था। और नए रूढ़िवादी जो लोग थे वो ऐसे ही कुछ नेपोलियन के जैसे परिवर्तन चाह रहे थे और इसलिए वो ऐसा मान रहे थे कि आधुनिकीकरण ही राजतंत्र को मजबूत बनाने में सक्षम है और आधुनिकीकरण राज्य की ताकत को मजबूत बना सकता है। यानी कि समाज में ऐसे ही अगर हम आधुनिकीकरण करते हैं तो इसी आधुनिकीकरण के जरिए हमारा रूढ़िवाद मजबूत बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाह, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूदासत्व की समाप्ति। आपको मालूम है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो संहिता अपनी लागू की थी उनमें से 10 पॉइंट में से एक यहाँ पर बताया है भूदासत्व की समाप्ति। यानी कि भूदासत्व की समाप्ति भी नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी, फिर भी लोगों का उनको बहुत ही सपोर्ट मिल रहा था और इसलिए जो कुछ नया रूढ़िवाद था, ये नया रूढ़िवाद ऐसे नेपोलियन के परिवर्तनों को अपनाना चाहता था और इसलिए उनको एक नया रूढ़िवाद माना जाता है जो कि क्रांति के पूर्व जो रूढ़िवाद था ये इन विचारों को सहमत नहीं था और इसलिए निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान ऐसे ही आधुनिक परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे विचार हमें नए रूढ़िवाद की दिखाई देते हैं। देखो, 1815 में नेपोलियन का पराभव हुआ है। पहले ही बताया है कि नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया में सेनापतियों में से एक माना जाता है और इसका पराभव करना लगभग इतना आसान नहीं था और इसीलिए नेपोलियन का पराभव करने के लिए जो पूरी यूरोपियन शक्तियाँ थी ये एक होकर उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट का पराभव करने के लिए एक हो गए हैं। मतलब ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया एक होकर उन्होंने 1815 में नेपोलियन का पराभव किया है। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट का जो पराभव है वो यूरोपीय शक्तियों ने किया है जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया का समावेश होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने सिर्फ फ्रांस का नहीं बल्कि यूरोप का नक्शा ही चेंज किया था। उन्होंने जिन राजाओं पर भी आक्रमण किया था, अटैक किया था, उनका पराभव करके उनका साम्राज्य अपने राज्य में शामिल किया था। तो यूरोपियन शक्तियों ने एक होकर जो नेपोलियन बोनापार्ट का 1815 में जो पराभव किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो साम्राज्य था उसका बंटवारा करने के लिए ये चारे ही यूरोप की बलाढ्य शक्तियाँ एक होकर यूरोप का बंटवारा करने के लिए उन्होंने एक समझौता तैयार किया है जिसे हम यानी कि वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। और इसे यूरोप के लिए ये वियना कांग्रेस क्या है, तो यूरोप के लिए यह एक समझौता है जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। आपको मालूम है कि ऑस्ट्रिया का यह चांसलर बहुत ही रूढ़िवादी यह माना जाता है। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि जमे हुए थे और इन प्रतिनिधियों ने वियना संधि तैयार की थी जिसे हम ट्रीटी ऑफ वियना कह सकते हैं। जब यूरोपीय शक्तियों ने नेपोलियन बोनापार्ट का मिलकर पराभव किया था तो उसके साम्राज्य का बंटवारा करने के लिए उन्होंने मिलकर
वियना संधि तैयार की थी। तो वियना संधि का उद्देश्य क्या था, सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं। इसमें वियना संधि का पहला उद्देश्य यह है कि उन राजतंत्रों को बहाली जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। मतलब ये नया रूढ़िवाद क्या है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन राजाओं का पराभव किया था, अब नेपोलियन बोनापार्ट तो नहीं रहा है, तो इसलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन राजाओं का पराभव किया था उनको दोबारा सत्ता में लाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रूढ़िवाद का माना जाता है और वियना संधि का भी माना जाता है। दूसरा है कई सारे बदलाव को खत्म करना, यानी कि आपको मालूम है, ये फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो परिवर्तन की थी जो रूढ़िवाद के लिए अच्छी नहीं थी, और इसीलिए रूढ़िवाद के खिलाफ नेपोलियन बोनापार्ट ने जो नियम तैयार किए हुए हैं उनको बदल देना, यह वियना संधि का दूसरा उद्देश्य माना जाता है। और आपको मालूम है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने युद्ध के दौरान बहुत सारे बदल किए थे, उनको ख़त्म करना। और तीसरा उद्देश्य है यूरोप में नया रूढ़िवाद कायम रखना, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो राजाओं का पराभव करके अपना बलाढ्य साम्राज्य निर्माण किया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के बाद यूरोप में एक नया रूढ़िवाद कायम रखना, यही ट्रीटी ऑफ वियना का मुख्य उद्देश्य दिखाई देता है। आपको अगर पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना यानी कि वियना की संधि क्या है, तो आपको ये 3 मुद्दे उसमें बताना है। वियना संधि के परिणाम, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के पराभव के बाद यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर वियना संधि जो बनाई थी उसका परिणाम यह हुआ है, पहला है बुर्बा वंश को सत्ता में बहाल करना, मतलब क्रांति के जरिए बुर्बा राजवंश की सत्ता वहाँ पर ख़त्म हुई थी। बाद में नेपोलियन का साम्राज्य वहाँ पर आया है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के बाद दोबारा वो बुर्बा राजवंश की सत्ता लाई गई है। यह परिणाम हमें ट्रीटी ऑफ वियना का दिखाई देता है। दूसरा परिणाम, फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिस पर नेपोलियन ने कब्जा किया था। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप का जो नक्शा चेंज किया था, तो कई सारे राजाओं का उन्होंने पराभव करके उनके साम्राज्य क्षेत्र था वो फ्रांस के क्षेत्र में विलीन किया था। जैसे हमारे भारत में लॉर्ड डलहौसी ने 1848 में शुरू किया था, उस तरह से। अब नेपोलियन बोनापार्ट तो नहीं है, तो फिर उनका जो साम्राज्य है नेपोलियन बोनापार्ट का, फ्रांस के अलावा वो उन राज्यों का इन 4 देशों में यानी कि ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया में बंटवारा करना ये उद्देश्य था, लेकिन उन्होंने बंटवारा कर दिया था। और यही दूसरा परिणाम यह माना जाता है कि फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिस पर नेपोलियन ने अपना कब्जा किया था। तीसरा परिणाम है फ्रांस के सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए हैं, क्योंकि दोबारा नेपोलियन बोनापार्ट जन्म न ले और ऐसे ही यूरोप का नक्शा न बदल जाए। इसलिए भविष्य में फ्रांस दोबारा विस्तार नहीं करना चाहिए, इसलिए फ्रांस के सीमाओं पर कई राज्य उन्होंने कायम कर दिए संरक्षण के लिए। फ्रांस के संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि यूरोप के राज्य के संरक्षण के लिए। और वो कौन से राज्य कौन से दिशाओं के सीमाओं पर कायम कर दिए गए हैं, इसकी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। तो उत्तर में
नीदरलैंड और बेल्जियम, मतलब फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड और बेल्जियम को रखा गया है। दक्षिण में पिडमॉन्ट में जेनोआ को जोड़ा है। आपको मालूम है ये जेनोआ, जोसेफी मैत्सिनी का जन्म इसी राज्य में हुआ था और यूरोप का एक बहुत सारे क्रांतिकारियों में से एक यह माना जाता है। पश्चिम में प्रशा को नए इलाके दिए, यानी कि पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया और पश्चिम में प्रशा को एक नया इलाका दिया गया। मतलब इस तरह से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण फ्रांस के सीमाओं पर ऐसे कुछ राज्य उन्होंने कायम कर दिए गए। ऑस्ट्रिया के उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया है। लेकिन देखो, फ्रांस ने नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध के दौरान जो फ्रांस में कुछ चेंजेस किए थे, वो बहुत सारे बदलाव करने का प्रयास ट्रीटी ऑफ वियना ने किया है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का ये जो एक फैसला था, कौन सा? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो 39 राज्यों का जर्मन महासंघ निर्माण किया था, वो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना ने बरकरार रखा। ये क्यों रखा? क्योंकि जर्मन महासंघ का अगर बंटवारा हो जाता है तो लगभग ये 4 देशों के लिए ही अच्छा नहीं हो सकता था। इसलिए जर्मन महासंघ को उन्होंने बरकरार रखा और बाकी के जो कुछ राज्य थे वो आप साथ में उन्होंने बांट लिए। ये सब का उद्देश्य यही है जो हमने पहले देखा है कि राजतंत्र का बहाली था, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन राजाओं का पराभव किया था उनको दोबारा नेपोलियन बोनापार्ट के बाद अभी सत्ता में लाना, और ये से ही नया रूढ़िवाद कह सकते हैं। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। 1815 की रूढ़िवादी शासन एक निरंकुश व्यवस्था हमें दिखाई देता है। ये निरंकुश व्यवस्था यानी क्या कि जिसे हम लोगों पर नियंत्रण प्रस्थापित करने के लिए कुछ ऐसे कानून उन्होंने बनाए हैं कि लगभग राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां लोगों की राजाओं के खिलाफ रहती है उन पर नियंत्रण प्रस्थापित किया गया है और इसलिए उनको निरंकुश माना जाता है। देखो यहाँ पर बताया है कि ये जो 1815 के बाद यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के पराभव के बाद जो रूढ़िवादी शासन आया था वो बहुत ही निरंकुश था। कैसे? ये जो रूढ़िवादी शासन था ये उनके ऊपर अगर कुछ आलोचना होता है, उनको कोई असहमति दर्शाता है तो ये बर्दाश्त नहीं करती थी और इसलिए तो हम निरंकुश या मोनार्की कह सकते हैं, डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। सरकार के खिलाफ डेमोक्रेसी में भी आवाज़ उठाने का अधिकार रहता है जो मोनार्की में नहीं रहता है। यह एग्जाम्पल के लिए भी हमें यह दिखाई देता है कि 1815 के बाद जो रूढ़िवादी शासन आया है वो क्यों निरंकुश थी। और देखो उन शासन के खिलाफ यानी कि रूढ़िवादी शासन के खिलाफ जो लोग आलोचना करते थे, असहमति दर्शाए थे, वो बर्दाश्त नहीं कर, फिर क्या होता था तो उन गतिविधियों को उन्होंने दबाना चाहा जो सरकार की वैधता पर सवाल उठाती थी। मतलब अगर रूढ़िवादी शासन अच्छा नहीं है ऐसे आवाज़ अगर लोगों में से क्रांतिकारियों से आते हैं तो उन्होंने उनके गतिविधियों को अच्छी तरह से दबाने का प्रयास किया गया। आपको मालूम है कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कई तरीका या गतिविधियां हमें दिखाई देते हैं जिसे हम सेंसरशिप के अंडर में हम वो देखने ही वाले हैं। तो देखो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने भी सेंसरशिप शुरू कर दी थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद एक जो नया रूढ़िवाद आया है उन्होंने भी ऐसे ही लोगों पर नियंत्रण प्रस्थापित करने के लिए उनके खिलाफ आलोचना जो हो रही थी, जो असहमति दर्शा रहे थे, उनको दबाने के लिए
उन्होंने सेंसरशिप के नए नियम बनाए गए ताकि लोगों पर नियंत्रण प्रस्थापित किया। और उन्होंने जो ये नए सेंसरशिप के नियम शुरू कर दिए, जिसमें अखबार, किताब, नाटकों, जिसे हम ड्रामा कह सकते हैं, मतलब न्यूज़पेपर्स, टेक्स्ट बुक्स, ड्रामा और सॉन्ग्स, जिन पर पूरी तरह से उन्होंने नियंत्रण लगाया था। क्यों नियंत्रण लगाया? क्योंकि सरकार के खिलाफ इसमें ही आवाज़ लोग उठाते थे और जिसमें क्रांति से जुड़े जो स्वतंत्रता, मुक्ति के विचार झलकते थे। ऐसे ही विचारों को दबाने के लिए नए रूढ़िवाद ने एक सेंसरशिप शुरू कर दी थी। देखो, रूढ़िवादियों ने जो सेंसरशिप शुरू कर दी थी और इस सरकार के खिलाफ अखबार, किताब, नाटक और गीतों के जरिए सरकार पर के खिलाफ सरकार की आलोचना की जाती थी, सरकार से असहमति दर्शाते थे और इसलिए उनके विचार दबाने का रूढ़िवादियों ने पूरी तरह से सेंसरशिप के जरिए प्रयास किया था। लेकिन फिर भी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती थी। रूढ़िवादियों ने उदारमतवादियों के विचार दबाने का प्रयास किया था। क्रांति के विचार उनके दिल में आने ही नहीं चाहिए, ऐसी कोशिश रूढ़िवादियों के जरिए हो रही थी। लेकिन ये जो क्रांति थी 1879 की, उनकी स्मृति उनके दिल में वो जाती नहीं थी। और ये जो नया रूढ़िवाद था, इन व्यवस्थाओं के आलोचक कौन थे? तो उदारवादी ही थे, जिसे हम मिडिल क्लास कह सकते हैं, राष्ट्रवादी थे। और इन्होंने ही रूढ़िवाद के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया है, जिनका मुख्य उद्देश्य था प्रेस की आज़ादी। आपको मालूम है कि प्रेस की आज़ादी, यानी कि जिसे हम न्यूज़पेपर कह सकते हैं, और न्यूज़पेपर जिसे हम वर्तमान पत्र या अखबार कह सकते हैं, ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। यानी कि प्रेस की आज़ादी अगर उनको मिलती है तो उनके उदारवादी विचार, राष्ट्रवादी विचार को ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। इस तरह से 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन हमने देखी है। इस पॉइंट के बारे में अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज है तो कमेंट के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।